नमस्ते स्टूडेंट्स। आइए आज हम फिर हमारा चैप्टर नंबर 16 की चर्चा करेंगे। इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जब एक इवेंट हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा इवेंट किस तरह से होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इवेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज होती है, इफेक्ट होती है। इतनी सारी बातें हमने सीख ली थी। और आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे ले चलता हूं कि जब कंसेक्टिव लगातार क्रमागत एक के बाद दूसरी होने वाली इवेंट्स की हम बात करें तो वे एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करती है, इस टॉपिक को आज हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं और यहां पर मैंने बताया कि यहां पर 7 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है और यहां पर 4 है वो अपने पास व्हाइट बॉल है। यहां पर दो वर्ड मिलेंगे, यानी एक तो है बॉल ये सारी गेंद है, एक तो है गेंद को चुनना। दो वर्ड इसमें आते हैं, यानी एक तो वर्ड है चूज करना और दूसरा जो वर्ड है वो गेंद निकालना। समझ में आ गया। और इसमें एक वर्ड और आता है कि बिना प्रतिस्थापन। और एक वर्ड आता है प्रतिस्थापन के साथ। ओके, यानी विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। दो वर्ड आएंगे। प्रतिस्थापन के साथ, यानी प्रतिस्थापन के साथ का मीन्स होता है हमने उस पोर्ट में से एक बॉल को निकाला, उसका कलर देखा, उसको अंदर वापस रख दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली, उसका कलर देखा, उसको फिर उसमें वापस रख दिया। ये विथ रिप्लेसमेंट है। प्रतिस्थापन के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग को दोहरा रहे हैं। बट विदाउट रिप्लेसमेंट हमने फर्स्ट टाइम बॉल निकाली, वो हमारे किसी भी कलर की आई, हमारे एक्सपेक्टेड कलर में से आई तो उसको बाहर रख दिया। फिर उसमें से दूसरी गेंद को चूज कर रहे हैं, वो हमारे एक्सपेक्टेड यानी जो हम चाह रहे हैं उस तरह के कलर के, उसको बाहर रख दिया। फिर तीसरी को निकाला, फिर चौथी को निकाला। ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी बिना प्रतिस्थापन के। हमने जो गेंद पहले निकाली थी उसको उसमें नहीं रखा और फिर उस एक्सपेरिमेंट को दोहराया, उस प्रयोग को दोहराया। तो इस तरह के जितने भी क्रमागत एक के बाद एक इवेंट होते हैं, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट के जितने भी एक के बाद एक 2 3 4 5 इवेंट होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से एक दूसरे को कनेक्ट करती है, इफेक्ट करती है, वो बात आपको बताना चाह रहा हूं। मैं सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कहा रेड बॉल निकालते हैं तो उस इवेंट को हम ए कहते हैं, ब्लैक बॉल को बी कहते हैं और व्हाइट बॉल के इवेंट को सी कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। यानी रेड बॉल को निकालने की घटना ए से दर्शाई गई है, बी ब्लैक बॉल को निकालने की घटना बी से दर्शाई गई है, व्हाइट बॉल को निकालने की घटना सी से दर्शाई गई है। सपोज करिए मैं फर्स्ट टाइम कहता हूं कि पीए, फर्स्ट टाइम पीए कितना होता है। फर्स्ट टाइम पीए यानी मैंने बताया प्रायिकता का सूत्र होता है अपेक्षित परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या, एक्सपेक्टेड आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। पीए एक किसको का है, रेड बॉल आने का है। रेड बॉल कितनी है 7 और टोटल कितनी अपने पास में 16। समझ में आ गया। फर्स्ट टाइम तो ब्लैक बॉल निकालने का भी इसी तरह रहेगा 5/16 और व्हाइट बॉल निकालने का भी फर्स्ट टाइम तो 4/16। बट इसको मैं दूसरे वे में ले चलता हूं और दूसरा वे मेरा क्या है कि मैंने फर्स्ट टाइम जो बॉल निकाली वो रेड आई थी,
समझ में आ गया। फर्स्ट टाइम जो बॉल निकाली वो रेड आई थी यानी 7/16, और जो रेड आई उसको मैंने बाहर रख दिया। यहाँ ये रेड बॉल एक थी वो बाहर रख दी, टोटल 7 रेड बॉल थी। फर्स्ट टाइम रेड बॉल निकली, मैंने उसको बाहर रख दिया। अब रेड बॉल अंदर 6 है, टोटल बॉल अंदर 15 है। समझ में आ गई बात। फर्स्ट टाइम जो बॉल निकाली वो मेरी एक्सपेक्टेड यानी मैंने जो चाही थी वो बॉल आई, यानी रेड कलर की आई, मैंने उसको बाहर रख दिया। अब अपने पास क्या है, टोटल कितनी बॉल बच गई, 15 बच गई, और रेड कितनी बच गई, 6 बच गई। अब मैं दूसरी बार यदि रेड चाहता हूं तो 6/15 आएगा, तीसरी बार रेड चाहता हूं 5/14 आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं उस पॉट में, उस मटके में, उस कलश में कम होती जा रही है। यदि धीरे धीरे हम इस एक्सपेरिमेंट को 2, 3, 4, 5 बार बढ़ाते हैं तो हर बार एक बॉल बाहर निकालते हैं तो हर बार टोटल संख्या में से एक बॉल कम होती जाएगी। तो ये लगातार होने वाली प्रोबेबिलिटी इस प्रकार से दर्शाई गई है। अब मैं कहता नहीं साहब फर्स्ट टाइम रेड आई, सेकेंड टाइम ब्लैक आई, और थर्ड टाइम व्हाइट आई, तो इस तरह आ जाएगी। यदि आपने रेड आने को ए से लिखा है तो पीए हो गया। अब जो हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि दूसरा इवेंट किस तरह का होगा। ब्लैक आने को आपने बी से कहा है, हो गया कौन, ए, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ए इवेंट पर डिपेंड करेगी, ए में कौन सा आया था। ब्लैक आया तो ब्लैक के अकॉर्डिंग यहाँ संख्या कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी। रेड आया तो अलग हो जाएगी, व्हाइट आया तो अलग हो जाएगी। अब यदि ए और बी दोनों हो चुके हैं तो आप सी की निकालोगे तो ए और बी में कॉमन रूप से क्या हुआ उस पर इफेक्ट करेगा कि सी की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। ये जो मैं लिख रहा हूं इसे प्रायिकता का गुणन नियम कहते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रायिकता का गुणन नियम। समझे इस तरह को। गुणन नियम कब लगता है, गुणन नियम हमेशा बिना प्रतिस्थापन में लगता है, ये आप बात याद रख लें। बिना प्रतिस्थापन के इस तरह के लगातार घटनाएं घटित होती है, क्रमागत घटनाएं घटित होती है, कंसेक्टिव इवेंट्स होते हैं, तो वहां पर प्रायिकता गुणन नियम यानी प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई होता है। ये सिंपल सा इसका परिचय था। उसके आगे मैं ले चलता हूं कि ये किस तरह के जो डाउट्स होंगे उनको कैसे अपन हैंडल करेंगे। आप देखिए यहां पर क्या होता है कि आपने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़े होंगे। 2 और 2 से ज्यादा इवेंट का यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, और किस तरह से उसको फाइंड आउट करते हैं, ये बात आपने सीखी है। उसी से मैं स्टार्ट करता हूं। मेरे पास 2 इवेंट है ए और बी, उनका यूनियन आप निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर पी ए और प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। आप देखो मैं यहां पर यूं कहता हूं कि ये दोनों घटनाएं अपवर्जी होती, मतलब एक्सक्लूसिव होती, अपवर्जी होती है ना, इनमें कुछ कॉमन होता ही नहीं, कॉमन होता ही नहीं तो गायब हो जाता। तो यहां पर पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पीबी के इक्वल आता। समझ में आ गई इतनी बात। बट यदि ये दोनों इवेंट यदि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होते यानी स्वतंत्र होते, तो स्वतंत्र में कुछ बच्चे समझते हैं कि स्वतंत्र है तो एक दूसरे का किसी को लेना देना नहीं, और लेना देना नहीं है तो इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये बात अलग से ध्यान में रखिए। जब इवेंट एक्सक्लूसिव होते हैं, अपवर्जी होते हैं, तब इंटरसेक्शन 0 होता है। जब स्वतंत्र होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं तब इंटरसेक्शन 0 नहीं होता। तब इंटरसेक्शन जो आता है 2 इवेंट का, उन दोनों इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सर ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया कैसे है? अरे भाई आपने अभी तक क्या सीखा है
पी ए बाई बी नहीं सीखा क्या? यस सर सीखा है। वो कैसे निकालते हो? पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी से निकालते हैं। इतनी बात सीखी है या नहीं सीखी? ध्यान दे बोर्ड के ऊपर, सीखी है ना? मैं इस पी बी को इधर ले आता हूं, तो ये आया हमारे पास पी ए बाई बी और इंटू पी बी। उधर क्या बचा? पी ए इंटरसेक्शन नहीं बचा क्या? बताना एक बार मेरे को। बच गया ना? ये डिवाइड में था, इंटू में आ गया, यहां लिख दिया। ओके, बट मैंने ये कहा कि स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने का मीनिंग होता है कि फर्स्ट में जो इवेंट हो गया, फर्स्ट में जो घटना घटित हो चुकी है, वो आगे वाली को प्रभावित नहीं करेगी। कॉमन तो होगा उनमें कुछ ना कुछ, बट प्रभावित नहीं करेगी। प्रभावित नहीं करेगी इट मींस इस बी के होने का ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट नहीं होगा तो हम बी के रेस्पेक्ट में ए को फाइंड आउट ही क्यों करें, ज्ञात ही क्यों करें? बी को हटा दें। बी को हटा देने या क्या बनेगा? पी ए बनेगा, डॉट क्या बनेगा? पी बी बनेगा। तो इजी क्या आएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। यानी दो इंडिपेंडेंट इवेंट का इंटरसेक्शन। देख ले यहां पर मैंने डार्क कर दिया अच्छी तरह से। दो इंडिपेंडेंट इवेंट का इंटरसेक्शन, उन दोनों इवेंट्स, उन दोनों घटनाओं की अलग अलग प्रायिकता के गुणनफल के बराबर उन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, उन दोनों का कॉमन होता है। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई इतनी बात? ये याद रखना पॉइंट मेरा। अब मैं आगे ले चलता हूं। जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तब हम अलग अलग बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि किसी इवेंट के होने को हमने पीए से लिखा है, तो क्या होगा? उस इवेंट का नहीं होना पीए नोट यानी पीए बार से दर्शाते हैं। कई बार इसको पी और ए नोट इतना बड़ा भी लिखा दे सकते हैं, पर इतना बड़ा कम ही देते हैं, ऐसा ही देते हैं। ये ए के होने को दर्शाता है, ये ए के नहीं होने को दर्शाता है। आपको होने वाला मालूम हो तो नहीं होने वाला ज्ञात करने के लिए वन में से होने वाले की प्रायिकता माइनस कर दो। ये सारे स्टेटमेंट याद रखना। यानी किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी आपको मालूम होती है तो आप नहीं होने वाली कैसे पता करोगे? एक में से होने वाली तो नहीं होने वाली की प्रायिकता आ गई, और यदि आपने एक में से नहीं, उस काम के नहीं होने की प्रायिकता घटा दी, एक में से उस काम के नहीं होने की प्रायिकता घटा दी, तो उस काम के होने की प्रायिकता आ जाएगी। क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, किसी काम के होने और किसी काम के नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ हमेशा एक आता है। किसी काम का यस और नो की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा एक आता है, वन आता है। तो देख लीजिए यहाँ फॉर्मूले अकॉर्डिंग, आपको यस चाहिए तो वन माइनस नो, और नो चाहिए तो वन माइनस यस, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इतनी बात भी आपकी 100% क्लियर है जहां तक मैं जानता हूं। आगे बढ़ता हूं, इसको हटा रहा हूं, देख लिख लिया होगा आपने इसको, वरना इसको एक बार पॉज करके लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जो अच्छे डाउट्स हैं। अब आगे बात करता हूं। फिर नेक्स्ट थीम यह है कि यूनिट की जहां बात चल रही थी उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहां पर पी ए और पी बी इंटरसेक्शन तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में तो होता ही है, ये तो एक्सक्लूसिव में नहीं होता, अपवर्टी में नहीं होता। तो इसको देख लिया होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, स्वतंत्र घटनाओं में जो घटनाएं घटित होती है तो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, परंतु उनमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होता है। तो वहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या है कि उनकी जो इंटरसेक्शन है वो उन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट यानी दोनों की अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं, इसको एक बार अलग रख देता हूं, तो आप गौर करेंगे स्टूडेंट्स यहां से पीबी कॉमन आ रहा है, कॉमन आया तो वन माइनस पी ए बच गया। अभी मैं आपको बता कर आया हूं वन माइनस पी ए क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं, अभी बता कर आया हूं आपको मैं। ये होता है पी ए नोट, यस और नो। यहां पर पी ए ये यस है, यस वन माइनस नोट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, यस इज इक्वल वन माइनस नोट और नोट इज इक्वल वन माइनस यस। ये भी आपको अभी एक्सप्लेन मैंने किया है, तो इसलिए ये भी आपको बताने की जरूरत वापस से नहीं है। देखते रहें।
इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 माइनस यहां से पी ए नोट कॉमन आ रहा है, तो यहां ब्रेसिस बाहर माइनस था इसलिए कॉमन लूंगा तो अंदर का निशान बदल जाएगा और ये पी बी आ जाएगा। अब इसको देखिए 1 माइनस पी ए नोट, 1 माइनस पी ए नोट और 1 माइनस बी यस, बी यस तो क्या हो गया, बी नोट हो गया। तो यहां पर फॉर्मूला किसका था, यूनियन का था। यहां फिर से लिख रहा हूं मैं आगे, वापस देख ले इसको, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए नोट डॉट पी बी नोट, यानी 1 माइनस पी ए नहीं इंटू बी नहीं। यस और नो, किन्हीं भी दो इवेंट का यूनियन 1 माइनस पी ए नहीं डॉट बी नहीं से ज्ञात किया जाता है। अब एक फॉर्मूला और, पी ए इंटरसेक्शन बी, जो मैंने लिख रहा है इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1 माइनस पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। और दो इवेंट के अलग अलग प्रोबेबिलिटी के नोट का यूनियन इज इक्वल उन दोनों के इंटरसेक्शन पूरे का नोट होता है। ये दोनों बातें अभी मैं वेन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक बार देख लें ढंग से, इसको समझ लें, डेरिवेशन समझिए। डेरिवेशन बहुत अच्छा है, इससे आपको मतलब डेरिवेशन देखने से आपको वो बात परमानेंटली ध्यान में रह जाती है कि क्या हो रहा है। इफ यू वांट टू सी, जैसे ये यूनियन है, ये कंप्लीट जो मैंने रेक्टेंगल बनाया वो तो एक यूनियन को दर्शाता है। यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसके अंदर दो सेट है, ए और बी। अब ए और बी में कुछ कॉमन भी है, जो मैंने दोनों का कॉमन एरिया वो उन दोनों के इंटरसेक्शन शो करता है। थोड़ा सा इस पे मैं 5 मिनट आपको दूंगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। ये कौन कौन क्या क्या एक बार अच्छी तरह से मैं आपको अलग अलग वे में समझाता हूं। ये जो ब्लैंक पड़ा है वो क्या है, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में ये जो मैं जहां बॉर्डर लगा रहा हूं वो पूरा ए यूनियन बी है। ये ए यूनियन बी है, ठीक है ना, साफ सबको देखना। ये क्या है, ये है ओनली ए। ओनली ए कैसे निकालते हैं, ओनली पी ए बोल दो, मैं प्रोबेबिलिटी निकालने इसलिए पी लगा दें। यहां क्या होता है, जिसका भी ओनली चाहिए उसमें से उसका इंटरसेक्शन माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि देखना ये पूरा है वो ए है, पर उस ए में कुछ भाग बी का भी मिला हुआ है। मैं इस इंटरसेक्शन वाले भाग को इस ए में से माइनस कर दूं तो केवल ये भाग बचेगा जिसमें इंटरसेक्शन यानी बी शामिल नहीं है, तो ओनली ए हो गया, अकेला ए हो गया। फिर बात करते हैं हम इसकी, यह है पी ए इंटरसेक्शन बी। और फिर हम बात करते हैं इसकी, वो है ओनली बी। और ओनली बी आएगा, बी में से किसको माइनस करेंगे, इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे।
क्यों जी। अब हम यदि ये चर्चा करते हैं कि ए यूनियन बी की बात जो मैंने यहां लिखी है 1 माइनस पी ए नोट ए इंटरसेक्शन बी नोट, मैं पी ए नोट देखता हूं, यानी जिसमें ए नहीं है। ए कहां नहीं है, मैंने जो यदि सर्कल बनाया है उसके बाहर ए नहीं है, दिख गया आपको, उसके बाहर ए नहीं है। डायग्रामेटिक की बात करते हैं, उसमें बी थोड़ा शामिल है पर ए नहीं। फिर मैं बात कर रहा हूं बी नहीं, इसके बाहर बी नहीं है। अब वापस सुनना, इसके बाहर ए नहीं है, ए नोट हो गया। ए नोट में कौन आ गया, ये ब्लैंक वाला पार्ट, ये देखना मेरा मेरे उंगली मेरा हाथ कहां चल रहा है, ब्लैंक वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आ गया। फिर बी नॉट यानी इसके अंदर बी है, इसके बाहर बी नहीं है, तो बी में क्या है, ब्लैंक वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। मैंने 2 बार बोला, वर्ड को ध्यान रखना। ए नॉट ब्लैंक वाला पार्ट प्लस थोड़ा बी, फिर बी नॉट ब्लैंक वाला पार्ट प्लस थोड़ा ए। मैंने दोनों सेंटेंस बोले, उन्हें कॉमन कौन है, ब्लैंक वाला पार्ट। यस और नो। ब्लैंक वाला पार्ट किसको डिनोट करता है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट हो गया ओनली ब्लैंक पार्ट। देखना एक बार, सही कह रहा हूं, ओनली ब्लैंक पार्ट। और ब्लैंक पार्ट किससे डिनोट होता है, ब्लैंक पार्ट होता है किससे होता है, देखो इस पूरे को हम 1 मानते हैं, यूनियन है, उसमें से ये माइनस करते हैं, तो ब्लैंक पार्ट बचेगा ना बचाए। देखो बराबर से देखो, मेरा पेन जहां चल रहा है, मार्कर चल रहा है, वो तो हो गया ए यूनियन बी, हो गया कि नहीं हो गया, उसको 1 में से माइनस कर दें तो ये ब्लैंक वाला पार्ट बचेगा ना बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास में 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट का फॉर्मूला था 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी उठकर इधर आता है तो प्लस का हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो वो फॉर्मूला आ गया यहाँ वाला, पी ए यूनियन बी इज इक्वल 1 माइनस पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया है इसको अच्छी तरह एक बार देखना, समझना। रीजन क्या है इसका, बड़े से देखना। रीजन ये है कि जब हम डायग्रामेटिकली उसको समझ लेते हैं तो हम कभी भी कहीं भी डाउट होता है, डायग्राम बना फटाक से लेंगे, ए नोट कौन है, ओनली ए कौन है, ओनली बी कौन है, ए इंटरसेक्शन बी कौन है, ए यूनियन बी कौन है, और ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट कौन है, तो किसको हम किससे डिनोट करेंगे, किससे शो करेंगे, किससे दर्शाएंगे, ये डिपेंड करता है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप उसको अच्छी तरह बना पाओगे। तो एक बार इसको गौर से देख लें, समझ लें और इसको उतार लें ढंग से फटाफट से। जितना बेसिक हम स्ट्रांगली देखेंगे उतना ही अच्छा हमें चैप्टर लगेगा, और प्लस एक्सेस पढ़ाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारे मेन फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, जो मुख्य सूत्र बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से मेन फॉर्मूलाज है वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए आपको। तो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज जो अपन पढ़ रहे हैं अभी उसमें यही फॉर्मूले हैं। मैं 16.2 में चलता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और 5th तक के डाउट, ये जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए उस पर डिपेंड कर रहा है। एट फर्स्ट सबसे पहले डाउट ये बनता है कि 2 इवेंट दे रखे हैं, 2 घटनाएं दे रखी हैं, उनकी प्रायिकता दे रखी है, हमें पूछे कि बताइए या सिद्ध कीजिए कि क्या ये दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र घटना है या नहीं है। दोनों की प्रायिकता के आधार पर या दी गई हमें जो सूचना है वैल्यू जो उसके आधार पर हम क्या करते हैं कि दोनों ही घटनाओं का इंटरसेक्शन हम गुणनफल रूल नियम से निकालते हैं, प्रोडक्ट रूल से निकालते हैं, गुणन नियम से निकालते हैं। जब गुणन नियम से इंटरसेक्शन और एक्चुअल इंटरसेक्शन बराबर आ जाए तो वे दोनों घटनाएं स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, वरना इंडिपेंडेंट नहीं होती है। तो आइए मैं बात करता हूं फर्स्ट डाउट की, और वो ये है कि यदि 2 घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि पी ए की पी ए 1/2 है, पी बी 1/4 है, पी बी 1/2 है,
ए इंटरसेक्शन 1/8 है, तो पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट हमें फाइंड आउट करना है। वापस देखिए मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं और वह 16.2 है। डाउट नंबर फर्स्ट में पी ए हमें गिवन है 1/4 और पी बी हमें गिवन है 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है वो है 1/8। हमें पता करना था अभी पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। यहां दो तरीके सोल्व करने के। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था मेरे अकॉर्डिंग। क्या बताया था मैंने आपको कि ये फॉर्मूला इसका वो था 1 - पी ए यूनियन बी। याद होगा, अभी भी लिखा कर गया हूं मैं आपको। देख लिया ये था। तो एक तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। इस तरीके से पता करने के लिए पहले आपको यूनियन पता होना चाहिए। और यूनियन कैसे होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना 1/4, पी बी कितना 1/2, ये इंटरसेक्शन कितना 1/8। एक बार बोर्ड पे आराम से देख ले यूनियन का फॉर्मूला क्या है। एलसीएम आया 8, यहाँ आया 2 प्लस 4 माइनस 1 यानी 5/8 आ गया इसका यूनियन। पी ए यूनियन बी आ चुका है। अब हमें ये चाहिए तो यहां वैल्यू रखेंगे। पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इज इक्वल 1 - 5/8। इसका वैल्यू 5/8 हुआ, रिजल्ट आया 3/8। ओके, तो यह आया रिजल्ट 5/8। इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं वो सुन लीजिए। ये इंटरसेक्शन यदि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, गिवन हमें इंडिपेंडेंट है, तो इनका जो इंटरसेक्शन है दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर आता। तो ये पी ए नोट होता है 1 - पी ए यस, और यहां पर बी नोट होता है 1 - पी बी। हाँ, एक पढ़ाई है और पी ए हमें दे रखा है 1/4 आता और 1 - 1/2 आता। यहाँ रिजल्ट 3/4 आता, यहाँ रिजल्ट 1/2 आता। 3 एकम 3 होता, समझ गए बात को? 3 एकम 3 होता। यहाँ देखिए, तो ये आया हमारे पास में इंटरसेक्शन की बात चले दोनों का, पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, और ये आया 3 एकम 3 और 4 दूना 8, तो 3/8 हमारे पास उत्तर आता। ये देखो दोनों उत्तर समान है, सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चाहे आप ऐसे निकालो, दोनों लिख लेना अभी, समझ लेना, और चाहे आप यूनियन निकाल कर फिर इस सूत्र से निकालो, दोनों तरीके से सही है 100%। इस तरह से आप इसको देखना है। फिर इसका अपन नेक्स्ट में बात करें, जो सेकंड है वो भी इस तरह हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 से 4 और तक आप आराम से कर सकते हैं, कहीं एरर नहीं है, इसी तरह चलेगा। डाउट नंबर 5 और 6 की बात करता हूं मैं। डाउट नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, डाउट 5 बहुत ही शानदार डाउट है, और उसमें जरा देखिए क्या गिवन है कि हमें कहा एक थैले में 5 सफेद और 7 लाल और 8 काली बॉल है, टोटल 20 बॉल है। यदि 4 बॉल को एक के बाद एक करके बिना प्रतिस्थापन, मैंने कहा ना वापस नहीं रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला गया, तो यानी बाहर रख दिया गया, तो हमें पता करना है कि तो सभी गेंदों के सफेद होने की प्रायिकता, सफेद है कितनी 5 है, व्हाइट कितनी है 5 है, और ब्लैक कितनी है, ब्लैक हमारे पास में 8 है, और रेड कितनी है, रेड 7 है, टोटल कितनी है 20 है। कितनी गेंद निकालनी है 4। पहले सवाल लिख देना कि एक कलश में, एक मटके में सफेद इतनी, काली इतनी, लाल इतनी, टोटल 20 गेंद है। जब बिना प्रतिस्थापन के 4 गेंद एक के बाद एक करके निकाली जाती है, मैंने बोला वो लाइन लिखनी है, जब बिना प्रतिस्थापन के एक के बाद एक 4 गेंद निकाली जाती है तो उनके सफेद होने की प्रायिकता, क्या होने की प्रायिकता, सफेद होने की, पहली सफेद गेंद आपने निकाली तो 5/20 आएगा। अब एक गेंद आपने बाहर निकाल ली, विदाउट रिप्लेसमेंट है, जो निकाली कलर देखा उसको अंदर नहीं रखा, तो अब मटके के अंदर टोटल 19 रह गई है और 4 रह गई है,
सफेद, तो अब दूसरी गेंद सफेद होगी, उसकी प्रायिकता 4/19। तीसरी गेंद सफेद होगी 3/18 और चौथी गेंद सफेद होगी 2/17। इसको कहते हैं प्रायिकता का गुणन नियम। क्या कहते हैं? प्रायिकता का गुणन नियम, प्रोडक्ट लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इस तरह से होता है। आ रही बात समझ में? फिर हम बात करते हैं डाउट नंबर 6 की। कह रहा है हमारे पास एक पासे को 3 बार उछाला गया और कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 3 बार उछाला, तो पहले एक बार का हिसाब तो लगा लो। एक पासे को कितनी बार उछाला? 3 बार उछाला। सवाल संख्या 6, एक पासे को 3 बार, सॉरी एक बार फेंकने या उछालने पर, एक ही बात है, पर सैंपल स्पेस जिसे अपन बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 होगी। हमें कह रहा है कि कम से कम एक बार विषम संख्या होने की प्रायिकता। यहां देखना, यहां थोड़ा सा अलग रूल लगेगा। तो मैं कहूं कि एक बार फेंकने पर सैंपल स्पेस ये आ गया और एक बार फेंकने पर विषम संख्या होती है हमारे पास में 1 3 और 5, टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई। तो विषम संख्या होने की प्रायिकता, विषम संख्या होने की प्रायिकता को मैं P से लिखता हूं, तो वो 3/6 1/2 होगी। ये एक बार का हिसाब है। विषम संख्या आने की 1/2 है, तो आप चाहो तो विषम संख्या नहीं आने की आपको चाहिए, तो P0 वो आएगा 1 - 1/2, यानी ये भी 1/2 होगा। कितनी बार उछाला? 3 बार उछाला, ठीक है। और 3 बार में से हमें कह रहा है कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कम से कम एक बार मतलब एक बार भी चलेगा, 2 बार भी चलेगा, 3 बार आए तो भी चलेगा। क्लियर है बात? यहां पर एक नियम लगाऊंगा मैं, बर्नौली प्रमेय काम करेगी। और आपका परिचित नाम बताऊं तो हम यहां पर जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन काम में ले रहे थे ना, वो रूल काम में आएगा, है ना। द्विपद प्रसार, बाइनोमियल, याद आ रहा होगा आपको 11वीं क्लास में, बाइनोमियल थ्योरम। ओके, बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता था कि a + b की पावर 3 है, तो पहले होता था हमारे पास में क्या कि 3c, और कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, 0, और a की पावर तो आ गई 3 और b की पावर 0, फिर 3c1, a की पावर 2 और b की पावर 1, फिर 3c2, याद आ रहा है, a की पावर 1 b की पावर 2, फिर 3c3 और a की पावर 0 और b की पावर 3, इस तरह से होता था। इसे बाइनोमियल थ्योरम अपन द्विपद प्रमेय बोला करते थे। उसके अनुसार इसके होने की हाफ है, नहीं होने की भी हाफ है। होने को मैंने P से लिखा, नहीं होने को आप चाहो तो मैं इसे Q से लिख दूं। वो कह रहा है कम से कम कितनी बार? एक बार चाहिए, तो 2 बार भी चलेगा, एक बार वाला भी चलेगा, 2 बार वाला चलेगा, 3 बार वाला भी चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमें जो पता करना है वो किसको पता करना है? हमें पता करना है 3 बार में से एक बार वाला, यानी एक बार होने को P कहा है और नहीं होने को Q कहा है। इसमें पावर आएगी 2, इस पे आएगी 1,
3 बार में से 2 बार भी चलेगा, होने की 1, नहीं होने की 2, और 3 में से 3 बार आएगा तो भी चलेगा, इसकी 0 और Q की 3। यह आ गया कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। इस सूत्र को एक बार ढंग से देख ले, समझ ले, लिख ले, इसके अकॉर्डिंग सवाल करना। नहीं आए तो मुझे कॉल करना, पूछना। अच्छी तरह मेहनत करें, होमवर्क करें, पढ़ाई करें, और अक्टूबर में आपकी नोटबुक चेक होने उसकी तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।